जेफरी एप्स्टीन केस। इस केस से जुड़ी फाइलों में अभी अभी एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। हाल ही में जो दस्तावेज सामने आए हैं, उन्होंने पहली बार इस पूरे मामले का सीधा कनेक्शन भारत से जोड़ दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज सबके मन में है, क्या वाकई जेफरी एप्स्टीन के अपराधों का ये मकड़ जाल भारत तक फैला हुआ था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, ये पूरी पड़ताल शुरू होती है एक छोटे से ईमेल से। जनवरी 2020 की बात है। एक विक्टिम के वकील ने अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एक सवाल पूछा, क्या भारत में रह रही एक विक्टिम ऑनलाइन थेरेपी सेशंस ले सकती है? सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही डरावनी कहानी छिपी हुई है। लेकिन इस ईमेल का पूरा मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आदमी को जानना होगा जो इस पूरे जाल के बिल्कुल सेंटर में था, जेफरी एप्स्टीन। आखिर ये था कौन? दुनिया के लिए जेफरी एप्स्टीन एक बेहद अमीर, कामयाब और पावरफुल अमेरिकी फाइनेंसर था। लेकिन इस चमक-धमक के पीछे की सच्चाई बेहद भयानक थी। उसने दशकों तक अपने पैसे, अपनी पावर और अपने बड़े-बड़े कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया। उसका काम करने का तरीका किसी शातिर शिकारी जैसा था। पहला कदम, वो कम उम्र की लड़कियों और महिलाओं को मॉडलिंग या किसी अच्छी नौकरी का लालच देता था। दूसरा कदम, उन्हें अपने प्राइवेट आइलैंड या आलीशान घरों में ले जाकर दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग कर देता था। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, अपनी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल की मदद से उन्हें अपने ट्रैफिकिंग के जाल में हमेशा के लिए फंसा लेता था। और उसकी ताकत का अंदाजा जरा इस बात से लगाइए कि उसके उठने बैठने वाले लोग कौन थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर ब्रिटिश शाही परिवार के राजकुमार और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन तक उसके कनेक्शन हर पावरफुल जगह पर थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े कनेक्शंस के साथ इतने सालों तक ये सब चलता कैसे रहा? आखिर ये केस है क्या? चलिए इसके इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। देखिए, इस केस की परतें ना बहुत धीरे धीरे खुली। पहली शिकायत 2005 में हुई, जिसके बाद 2006 में उसकी पहली गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन मामला न जाने कैसे सालों तक दबा रहा। फिर 2018 में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इस केस में जैसे नई जान फूंक दी और 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इससे पहले कि ट्रायल शुरू हो पाता, अगस्त 2019 में जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? पहली बार जब उसे दोषी पाया गया तो उसे सजा मिली सिर्फ 13 महीने की। और तो और इस सजा के दौरान भी उसे हर दिन जेल से बाहर जाकर काम करने की इजाजत थी। सोचिए जरा। ऑफिशियली तो कहा गया कि उसकी मौत का कारण सुसाइड था, लेकिन ये सवाल आज भी हवा में है। क्या ये वाकई एक सुसाइड था या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि उसके पावरफुल दोस्तों के नाम कभी सामने ना आए? वो अपने साथ न जाने कितने राज ले गया। तो अब जब हम एप्स्टीन की ताकत और उसके जाल के बारे में जानते हैं, चलिए वापस उस सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। उसके ट्रैफिकिंग का ये जाल अमेरिका से बाहर और कहां-कहां तक फैला हुआ था? ये जो नए दस्तावेज आए हैं ना, इन्होंने हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया है। पहले ये माना जाता था कि उसका नेटवर्क ज्यादातर अमेरिका तक ही सीमित था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये एक ग्लोबल ऑपरेशन था जिसके तार यूरोप, साउथ अमेरिका और यहाँ तक कि एशिया से भी जुड़े थे। और बस यहीं पर इस ग्लोबल जाल में भारत का कनेक्शन सामने आता है। वकील का वो ईमेल जिसमें भारत में रहने वाले एक विक्टिम का जिक्र है, वो इस नेटवर्क के भारत तक पहुंचने का पहला पुख्ता ऑफिशियल सबूत है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अकेला सबूत नहीं है। इससे भी कई साल पहले 2009 के एक ईमेल में दुबई में रहने वाली एक खूबसूरत भारतीय मॉडल का भी जिक्र मिला था। अब ये ईमेल किसने भेजा ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये उस थ्योरी को और भी पुख्ता करता है कि एप्स्टीन के इस नेटवर्क में लड़कियों को फंसाने के लिए मॉडलिंग एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब दोनों ही सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। इस जाल के तार भारत से जुड़े थे। तो इन खुलासों ने हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। कई बड़े सवाल अब भी बाकी हैं, जैसे कि क्या ये पीड़ित भारतीय नागरिक थी या कोई और जो भारत में रह रहा था? उसे इस जाल में फंसाया कैसे गया? और
सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल, क्या भारत से जुड़ी और भी पीड़ित हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं? और आखिर में ये सब हमें उस एक सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये भारतीय विक्टिम कौन थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि इन बड़ी बड़ी फाइलों और सुर्खियों के पीछे एक इंसान की कहानी है।